हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक द ऑल एग्जाम पर। बिहार दरोगा की जो 1799 पदों पर अभी हाल ही फिलहाल में वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म भरना अभी 26 तारीख से शुरू हुआ है। इस वैकेंसी के लिए 30 प्रैक्टिस सेटों का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 प्रैक्टिस सेटों का पहला वॉल्यूम जो है ये रुकमणी पब्लिकेशन के द्वारा जारी कर दिया गया है। यह बुक जो है बिहार एसआई के साथ साथ बीएसएससी, सीजीएल4 या यूपीएसआई कह लीजिए, या अभी बिहार में जो और भी अन्य वैकेंसियाँ हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में जो प्रश्न दिए गए हैं वो बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित हैं। तो इसलिए यह सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के आखिर में तक बने रहिए। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात आईएसएस से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं, ये किस कैप्सूल से लौटे हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में जो 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से ये लोग लौट के आए हैं। यह कैप्सूल जो है नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है और यह अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने और वापस लाने का इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा तो इनका जो मिशन था, यानी सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर जी का जो मिशन था, यह मुख्य रूप से 8 दिन का एक छोटा सा मिशन था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह मिशन लगभग 9 महीने तक बढ़ गया था। ठीक है, और इसके बाद जब ये 9 महीने के बाद ये जब रिटर्न आए हैं तो ये लोग स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से ये लोग वापसी किए हैं। कहाँ पे? तो फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में इनकी वापसी हुई है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करने लगते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह उड़ीसा राज्य में, भारत के किस राज्य में पूछा गया है, तो उड़ीसा राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाल्को हम लोग कहते हैं, तो नाल्को देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्रों में से एक है, जो फ्रांस के सहयोग से दामन जोड़ी में स्थापित किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर का जो गठन है वो 7 जनवरी 1981 में किया गया था। भारत में एल्यूमिनियम गलाने का संयंत्र यहाँ पे जैसे पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र स्थापित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रगलन होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है। इसके अलावा चीन जो है दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांश जो मरुस्थल है 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर होते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का विस्तार दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य पाया जाता है। मध्य अक्षांश मरुस्थल का निर्माण जो होता है, इन मध्य अक्षांशों में जो मरुस्थल का निर्माण है मुख्यतः वर्षा की कमी के कारण होता है। इसके अलावा अगर हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है और वहीं पर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल अवस्थित है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है? तो यह आप देखेंगे ये जो है बॉक्साइट के खनिज का भंडार है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जो कोरापुट जिला है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे कि देश के कुल बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो 76% उत्पादन केवल उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, इसके अलावा भंडारण, अगर बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्यों की बात कर लें, बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्यों में उड़ीसा सबसे पहले स्थान पे है, उसके बाद गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ये उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं, जबकि भंडारण में शीर्ष राज्य में उड़ीसा है। 51% बॉक्साइट का जो भंडारण है वो उड़ीसा के पास होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है और फिर गुजरात है। उसके बाद अगर देखिएगा तो भारत बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पे है, जबकि
बॉक्साइट के संग्रह संचित करने में भंडारण में इसके भंडारण में भारत चौथे स्थान पे है, यानी उत्पादन करने में 5वें स्थान पे है और स्टोरेज करने में चौथे स्थान पे है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में किया गया था? कौन से युद्ध में? तो मराठे और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय जो है बंबई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो यह युद्ध जो है 1817 से लेकर 1819 के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें जो मराठे जो थे वो पूर्ण रूप से इसमें हार गए थे। और बात करिएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अगर भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी जो है 1818 में समाप्त कर दी थी। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आत्माराम पांडुरंग जी को जाना जाता है, यानी विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा तो अनुच्छेद 23 विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो यह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 23 से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव दुर्व्यापार, बेगार अर्थात बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही अनुच्छेद यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए देता है, उपलब्ध कराता है, यानी अगर कोई विदेशी भी आता है तो उसके लिए भी ये अनुच्छेद लागू होगा। इसके अलावा अगर अन्य अनुच्छेदों की बात कर लें तो अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। आर्टिकल 19 जो है इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन? तो पहली स्वतंत्रता वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी शांतिपूर्वक एवं निरामुद्ध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। तीसरा अधिकार है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। चौथा भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है। तथा पांचवा जो है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार है। और अंतिम अधिकार कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए एक स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकतः रूपांतरित फसल है? तो ये बीटी कपास हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो गठन है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज तथा रहनुमाई मजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यानी हमें यह बताना है यहाँ पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, यंग इंडिया किसने प्रकाशित की, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, इनसे संबंधित नेताओं के बारे में हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। हमने पहले ही प्रश्न में बताया था, तो यहाँ पे ये मिल गया। और यहाँ पे अगला है यंग इंडिया की स्थापना किसने की या यंग इंडिया किसने लिखा है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। लोकहितवादी किसने कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है। यहाँ पे सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। और रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना नौरोजी फुरदोनजी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा इन संस्थाओं की स्थापना देख लें तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना है 1867 ईस्वी में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। प्रार्थना सभा के प्रेरणादायक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन इसके प्रेरणादायक थे। आर्य सभा की या आर्य समाज की जो स्थापना थी वो 1875 में बॉम्बे में की गई थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने श्यामला दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। विकल्प बी ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा शताब्दी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह नेतृत्व जो है ये
सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यह दामनी कोहा या संथाल परगना, जो कि भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहीं पे यह विद्रोह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, तो सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो इस पे देखिएगा, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथियों का नियंत्रण हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, क्या होती है? तो इसकी नाभिक दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर की होती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, अगर आप 25 सेंटीमीटर ये देख रहे हैं, तो जो स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और सामान्य नेत्र की लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगी, कैसे कार्य करेगी? तो विकल्प सी के रूप में, यानी जो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बड़ी होती है 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह कार्य करने से। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे प्रयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल में अर्धचालकों की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं, जिनमें एक परत में धनात्मक आवेश होता है और दूसरे परत में ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए यह डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हेलो धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। सभी प्रकार की, यहाँ पे जो भी जो गतियाँ दी गई हैं, यानी दोलनी, सरल आवर्त, स्थानांतरीय, ये सभी प्रकार की गतियाँ नहीं होती हैं। तो किस प्रकार की गति होती है? इसमें उच्च दीर्घवृत्तीय गति होती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, किस पे आधारित है? तो केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण अर्थात विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केपलर के ये तो दूसरा जो है नियम है, केपलर का दूसरा नियम है। इसके अलावा केपलर के पहले नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं, जिसका केंद्र सूर्य होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं? निष्क्रिय गैसें प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। राइबोसोम कोशिका के वे स्थान होते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है। मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये जस्टिन ट्रूडो की जगह इन्होंने लिया है। अर्थात 23वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जस्टिन ट्रूडो थे, और मार्क कार्नी अभी वर्तमान में 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI प्रथम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी बात करें तो भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र की जयंती है, इसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अलावा एक अन्य फैक्ट देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डैशवे अध्यक्ष के डैश यानी किस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये SBI के वर्तमान में आप देखेंगे
27वें अध्यक्ष हो गए हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर भी 27 है और ये इनके अध्यक्ष के होने का क्रमांक भी 27 है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लें तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं स्टेट बैंक के वो CS सेठी जी हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जॉन मथाई SBI के पहले अध्यक्ष थे, जॉन मथाई, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो अरुंधति भट्टाचार्य SBI की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद इंपेरियल बैंक का नाम जो है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को SBI कर दिया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। तो SBI का पहले नाम क्या था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको बदला गया कब? 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाएं तथा नीचे दिए गए कुट सहायता से सही उत्तर का चयन करें। स्थान दिया गया है और वह स्थान किस उद्योग से संबंधित है, यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलुरु किसके लिए फेमस है? तो ये वायुयान के लिए फेमस है। 3 नंबर का यहाँ पे पहला का ए का थर्ड हो जाएगा। कोरबा किस लिए फेमस है? एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, बी का 2 हो जाएगा। जमशेदपुर किस लिए फेमस है? तो जमशेदपुर जो है ये जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए फेमस है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और मलाज खंड जो है ये तांबा के लिए फेमस है। इस प्रकार से देख सकते हैं। ए का 3, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 ऑप्शन, ये सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था ये? तो इस नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 31% था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन सी है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे कम लंबाई वाली या नदी या उपनदी पुनपुन है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुनपुन ये सबसे कम नदी या लंबाई वाली उपनदी है। और पुनपुन नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई मात्र महज 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। इसके अलावा कुछ और दिए गए नदियों की बात कर ले तो बूढ़ी गंडक की जो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर है। इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी नेपाल के काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई थान से निकलती है और नेपाल के चतरा के निकट बिहार की सीमा में ये प्रवेश करती है। निकलती कहाँ है? तो काठमांडू में एक जगह है गोसाई थान से निकलती है। और बिहार में कहाँ पे एंट्री करती है? तो नेपाल के चतरा के निकट बिहार की सीमा में ये प्रवेश करती है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमाएं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं ये म्यांमार के साथ मिलती है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पे काटती है? तो ये बघेलखंड के पठार पे काटती है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। कर्क रेखा इसके अलावा देखिएगा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? तो आप इसे सीक्वेंस में याद रखेंगे, पश्चिम से पूरब के सीक्वेंस में याद रखेंगे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार इन चीज़ों को फिर से सुन लीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भारत की ये कर्क रेखा जो है भारत के इन राज्यों से गुजरती है। वहीं पर अगर मकर रेखा भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित किस क्रम में भारत में आए? कौन कौन? जैसे टॉमस रो, फाहियान और हेनसांग कब भारत में आए हैं? तो इसकी बात करें तो टॉमस रो, फाहियान सबसे पहले कौन आए हैं? फाहियान आए हैं, उसके बाद हेनसोंग आए हैं और फिर टॉमस रो आए हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनको हम और थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखें तो फाहियान भारत में कब आए हैं? तो ये 399 ईस्वी में भारत में आए हैं। फाहियान कब आए थे? तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। उसके बाद हेनसोंग के आने का समय जो है वो 229 ईस्वी है, 629 ईस्वी है, माफ़ कीजिएगा। हेनसोंग 629 ईस्वी में भारत आए हैं। और बात करें टॉमस रो की तो यह 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ये 1615 ईस्वी में आए हैं, ठीक है। तो फाहियान यहाँ पे
399 ईस्वी में आए हैं। वहीं पे हेनसांग 629 ईस्वी में आए हैं और टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है और तुगलक वंश, अगर इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। ठीक है, तो खिलजी का आप इसको याद कर सकते हैं। खिलजी उड़ाई गई थी, खिलजी उड़ाई गई थी, मजाक उड़ाया गया था क्योंकि उसने कम समय तक शासन किया था और तुगलक नाम से भी बड़ा है, तो इसलिए इसने ज़्यादा समय तक शासन किया है। खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया है। आप देखिएगा तो 1290 से लेकर इन्होंने 1320 तक शासन किया है। वहीं पर तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने शासन किया है। तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो यह 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ था। इसके बाद आप देखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूटा था। वर्तमान में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और 1 नवंबर 1913, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रकार से अगर बात करें गदर पार्टी की, तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। विकल्प सी, विकल्प नहीं, ए का मिलान हो जाएगा तीसरे से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखिएगा तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, तो बी का 2 हो जाएगा। आर्य समाज और सत्यशोधक समाज है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था और आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, या इन स्थानों के बारे में एक बार देख लेते हैं, या मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 28 अगस्त 1828 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। एक बार इन चीज़ों को फिर से सुन लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू लिखी है? तो यह महात्मा गांधी जी ने लिखी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह संस्था जो है स्थापित की गई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1853 में गणपति उत्सव का जो है आरंभ करवाया गया था। उसके अलावा आप देखिएगा तो 1895 में, 93 में तो ये गणपति उत्सव हो गया। उसके बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव का आरंभ भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा करवाया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और न जाने कितने एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एक पत्रिका है मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, दूसरी इनकी पत्रिका थी केसरी जो मराठी में प्रकाशित होती थी। तो इन 2 पत्रिकाओं को आप हमेशा याद रखेंगे, मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, केसरी मराठी में प्रकाशित होती थी और ये दोनों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो यह दिल्ली में की गई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि रक्त में, अगला प्रश्न है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होती है? यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर बढ़ती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो
मस्तिष्क का पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम भाग जो होता है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण कहलाती है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन से हैं? तो इसका नाम है 2 और 4D। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2 और 4D खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन्स हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में? तो एम्पुला क्षेत्र में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी का, माफ कीजिएगा, चीनी का नहीं बल्कि चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये बिहार राज्य में किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय महिला हॉकी के कप्तान की बात करें तो सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। इसके अलावा आप देखिएगा तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का जो शुभंकर था, इसका शुभंकर का नाम गुड़िया था, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित थी। इसके अलावा यह संस्करण कौन सा था? तो यह 8वां संस्करण था और भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार से एकमात्र व्यक्ति हैं। कौन है? तो ये सुशील कुमार मोदी जी हैं। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर इनकी और वर्ष 2025 में आप देखिएगा तो बिहार में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जिसमें से 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया है और सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण दिया गया है तथा शारदा सिन्हा जी को, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार में एक और स्थान है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो उसका नाम क्या है? महाबोधि विहार, जो कि बोध गया में स्थित है और इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अनुराग कुमार दिसानायके बने हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य घुड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 2 नदियां ही हैं जो कि हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है। तो विकल्प 2 और 3, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इस जंगल का क्या नाम है? अमेजन वर्षा वन। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी बेसिन में विस्तृत है। अमेजन वर्षा वन जो है ये अपनी विशालता के कारण कार्बन सिंक और पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में काम करता है। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में
चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है, जिन्होंने 1984 में चढ़ाई करी थी। और शेरपा कामी रीता रिकॉर्ड इनका रिकॉर्ड है, ये लगातार 30 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में इन्होंने सफलता पाई है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 9 डिग्री चैनल का संबंध लक्षद्वीप से है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा देखिएगा तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, या मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है कौन सा डिग्री चैनल? तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। वहीं पे 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। जबकि बात करें अगर 10 डिग्री चैनल की, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद का निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो यह प्रसिद्ध केशवानंद भारती जो मामला है जो 1973 में सामने आया था, यह प्रस्तावना का उत्तरदायित्व मामले से संबंधित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले में 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को चुनौती दी गई थी, और इस विवाद के कारण या इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया, लेकिन संविधान के मूलभूत तत्वों को बदलने का अधिकार संसद को नहीं दिया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व जो है ये प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देश का लगभग 50% आबादी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, या ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत विनिर्माण कार्य जैसे औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वित्त, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। प्राथमिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा रोजगार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 100% है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इस फैक्ट को याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसके अलावा नाबार्ड का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगर पंचवर्षीय योजना से संबंधित करके इसको पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि किस समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 100% है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 को की गई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में जारी डैश में जारी किए गए थे। किस सन में ये जो मूल्य वर्ग के नोट है किस सन में जारी किए गए थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के जो मूल्य वर्ग के नोट हैं यह 1950 में जारी किए गए थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त की लंबाई की बात करें तो यह 1122 मीटर लंबा है, अर्थात यहाँ पे अपना जो एवरेस्ट पर्वत है ये पूरी तरह से मरियाना ट्रंच जो है उसमें समा सकता है। उसके बाद भी 3000 मीटर की गहराई जो मरियाना ट्रंच की बची रह जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। तो मरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताएं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? इसके समय को बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि
विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। उसके बाद आप देखिएगा चौथा साइमन कमीशन रिपोर्ट आता है। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था? तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है 1927 को साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था। 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आता है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व के सबसे व्यस्ततम नहर है? तो कील नहर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो कील नहर जो है ये जर्मनी में स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर है और यह जर्मनी में स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। कील नहर कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे विली विली किस राज्य में, ये पौने हैं, तो विली विली किस देश में बहती है? हरिकेन किस देश में बहता है? टाइफोन किस देश में बहता है? तो यहाँ पे देखिएगा विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ए का दूसरे के साथ मिलान हो जाएगा। हरिकेन यूएसए में प्रवाहित होती है, बी का तीसरे के साथ, तथा टाइफून चीन में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नाइलॉन जो है ये पॉलीएमाइड है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? तो पेट्रोल के निर्माण के लिए सिंथेटिक विधि में फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया आता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो दोनों आबंध अमोनिया क्लोराइड में होते हैं, NH4Cl यानी आप जा सकते हैं विकल्प सी के साथ। विकल्प सी के साथ यहाँ पे आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध जो है ये किस अणु में होते हैं? तो NH4Cl। विकल्प सी के साथ हम जाएंगे, अमोनिया क्लोराइड में आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह अयस्क का जो सांद्रण है पिगमेंटेशन विधि द्वारा नहीं किया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन एवं भर्जन की विधि के द्वारा किया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन का उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेला किस राज्य में या केंद्र शासित राज्य में आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पॉट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो यह मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर रिलायंस ने स्पिनर स्पॉट ड्रिंक लॉन्च किया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन मुंबई ओपन 2025 टेनिस जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जिल टिचमैन ने मुंबई ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य 2028, पहले इसका लक्ष्य 2024 था लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है और इसका लक्ष्य 2028 तक हर ग्रामीण घर में नल का जल पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 67,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए बजट 2025-26 में आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछा गया है, ठीक है, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तब सी राजगोपालाचारी होंगे, अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, ठीक है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से वर्ष 1978 में हटाया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और यहां से हटाकर यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रखा गया। मौलिक अधिकार से हटाकर कहां रखा गया? कानूनी अधिकार में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 300A अनुच्छेद में रखा गया। किस संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात कर ले तो यह बिहार के पटना में स्थित है। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहां स्थित है? बिहार के भागलपुर जिला के विक्रमशिला में यह स्थित है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को किसे? डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा 23 सितंबर और 31 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? तो इनका 15वां क्रम है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया है, जो कि उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का जो क्रम है वो 15वां है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? युद्ध के समय में या बाह्य आक्रमण के समय में या सशस्त्र विद्रोह के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा? तो इन सभी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। संविधान का भाग 18 जो कि अनुच्छेद 352 से 60 तक है, तो संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात परिकल्पित है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो अनुच्छेद 352 की तरह आपात लग जाएगा। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र के विफल होने की उत्पन्न आपात स्थिति आती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और अगर वित्तीय आपात आता है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात देश में लागू किया जा सकता है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? ये 40.3 हो जाएगा। ब्याज दर आप यहाँ पे ब्याज को 2x मान लीजिए तथा मूलधन को 5x मान लीजिए। और ब्याज दर आप निकालना है तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय कर लेंगे, अर्थात 2x इंटू 100 करके और बाई कर देंगे 5x इंटू 3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45-30%। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो बेहद ही आसान प्रश्न है ये। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो 13 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कर देंगे। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि यदि 2 श्रेणी 3 + 10 + 17 तथा 16 + 65 63 + 65 + 67 प्लस ... की nवीं पद बराबर है तो n का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो n का मान जो है इसमें n का मान क्या होगा? ठीक है, n का मान इसमें आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प ए है 51। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? 51 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद में सफ़ेद न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 5/11। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे जो लास्ट एसआई का एग्जाम हुआ था, बिहार एसआई का एग्जाम, उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश से। इसलिए अब हर एक प्रत्येक प्रैक्टिस सेटों में लगभग इंग्लिश के प्रश्न भी आने लगे हैं। तो 94 जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म सेलेक्ट करना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू द लाना बाय द मैनेजर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शी सेड टू मी व्हाई वेयर यू स्मोकिंग टुडे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए।
आप प्रातः काल आइए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, प्रातः काल होगा, प्रातः प्रांत काले नहीं होगा। इसका सही जो वर्तनी है वो प्रातः काल है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हानकांग जी को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो यह सिद्धेश साकुरा जी को नामित किया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वरुण सागर झील राजस्थान राज्य में स्थित है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।